हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर जनरल नॉलेज वाली सीरीज़ को कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, किन्नू संतरा किस वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था HB फ्रॉस्ट के द्वारा। और कब किया गया था? ये किया गया था 1935 में। और कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन दिया गया, आम में परागण किसके द्वारा होता है? आम में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा, मस्का नेमलो के द्वारा। फिर दिया गया, फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है? तो फालसा का जो प्रोपगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है बीज के द्वारा, सीड के द्वारा। आम की बहुभ्रूणी प्रजाति कौन सी है? तो ये पूछ रहे हैं कि आम की जो बहुभ्रूणी प्रजाति है वो कौन सी है। वो हमारी फर्स्ट ही हो जाएगी चंद्रकरण। चंद्रकरण, गोवा, मल्लारी, ये सारी प्रजातियां आम की कैसी हैं? पॉली एम्ब्रियोनी है, जो कि एक सीड में एक से अधिक क्या प्लांट निकलते हैं, भ्रूण निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बगीचे में वायु अवरोधी पौधे लगाते हैं। तो बगीचे में जो हम वायु अवरोधी पौधे लगाते हैं जिससे क्या हो कि हमारे प्लांटों को हानि ना हो, उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? विंड ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वानस्पतिक रूप से अनानास का फल कहलाता है। जो अनानास होता है उसका फल क्या कहलाता है वानस्पतिक रूप से? वो क्या कहलाता है? सौरोसिस कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। माइकोराइजा किस फल वृक्ष में पाया जाता है? तो माइकोराइजा किस में पाया जाता है? लीची की जड़ में पाया जाता है, जो कि क्या करता है? फास्फोरस को सोलुबलाइज करता है ये। अगला क्वेश्चन दिया, कैप्रिफिकेशन संबंधित है। तो कैप्रिफिकेशन किससे संबंधित है? अंजीर से रिलेटेड है कैप्रिफिकेशन। कैप्रिफिकेशन किससे रिलेटेड है? अंजीर से रिलेटेड है। अब ये जो कैप्रिफिकेशन होता है, ये होता क्या है? कैप्रिफिकेशन एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अंजीर के फल में वृद्धि की जाती है तथा फल पकाई होती है। कैप्रिफिकेशन क्या होता है? वृद्धि हो जाती है और इसमें क्या करते हैं? फलों को पकाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कैप्रिफिकेशन। अगला दिया गया, पर्वतों पर फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त ढंग कौन सा है? पर्वतों पे अगर हमें क्या करना है, फल वृक्ष लगाना, तो किस मेथड से लगाते हैं? तो हम कंटूर मेथड से लगाते हैं। अगला दिया गया, जड़ों से निकलने हेतु कटिंग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है? यानी कि हम क्या करते हैं, ऐसे कौन से हार्मोन्स का उपयोग करते हैं जिससे क्या होता है, उसकी प्लांट की वृद्धि ज़्यादा जल्दी हो जाती है। उस बुक का करते हैं IBA का करते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का यूज करते हैं हम कब? फलों की जड़ों में, जब हम क्या करते हैं? रूट के द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं। उससे क्या होता है? प्लांट की वृद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था जीन शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया, वह दशा जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है वो कहलाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे प्लियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बहुप्रभावी। क्या होता है? वह दशा जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को क्या करती है? प्रभावित करती है, गवर्न करती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म और प्लियोट्रॉपी, ये हो जाएगा हमारा आंसर बी वाला सही। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है? तो किस में रह जाती है? म्यूसिस फर्स्ट में होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, म्यूसिस म्यूसिस। ये कब होता है? जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है प्लांटों में। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक यानी इक्रिस्ट पूछा गया है। तो इक्रिस्ट हमारा कहाँ पे? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। अगला दिया गया, ब्रेस्का जंसिया है। तो ब्रेस्का जंसिया क्या है? ब्रेस्का जंसिया, ये ब्रेस्का जंसिया जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रेस्का जंसिया। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले एनियोप्लॉइडी दिया गया है, ऑटोटेट्राप्लॉइडी दिया गया है और हैप्लॉइडी दिया गया है। फिर इसके बाद में क्या दिया गया? एलोट्रोप्लॉइडी दिया गया है। तो हमारा इस पे आंसर क्या हो जाएगा? इस पे हो जाएगा एलोट्रोप्लॉइडी, यानी कि ये डी वाला आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला गया क्षैतिज अवरोधता, यानी कि हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट पूछ रहे हैं। हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट क्या होती है? तो हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट होता है रोगजनक की सभी प्रजातियों के विरुद्ध अवरोधता। यानी कि अगर आपकी क्रॉप में कोई भी डिजीज लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? हम रेसिस्टेंट करते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो टाइप की रेसिस्टेंट होती है, जिसको हम किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं। डिस्क्राइब करने का टाइम नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव की पर्पज से पढ़ रहे हैं। क्लोन द्वारा वर्ण
क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जाता है, यानी कि पूछ रहा है क्लोन सिलेक्शन होता है कैन बी यूज्ड। तो क्लोन द्वारा जो हम क्लोन सिलेक्शन करते हैं, क्लोन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो किस में कर सकते हैं, हम आलू में कर सकते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, आलू में होता है। हम क्या करते हैं इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एकल संकरण पूछा गया है, सिंगल क्रॉस इज ए बिटवीन, सिंगल क्रॉस होता है वो किन किन के, किससे क्रॉस से होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू इनब्रीड्स। टू इनब्रीड्स हमारा आंसर हो जाएगा, दिया गया है दो अंतर प्रजातियों के बीच। इनब्रीड्स क्या हो, सिंगल सिंगल क्या होता है, दो अंतर प्रजातियों के बीच का संकरण को हम कहते हैं सिंगल क्रॉस कहते हैं। अगला दिया गया आधारी बीज पैदा किया जाता है, यानी क्या पूछा गया, जो फंडामेंटल क्या फाउंडेशन सीड होता है, वो फाउंडेशन सीड तैयार किससे करते हैं, तो किससे करते हैं, ब्रीडर सीड से करते हैं फाउंडेशन सीड को तैयार। एक फार्मूला होता है BFCR, इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। जो ब्रीडर सीड होता है इससे फाउंडेशन सीड का निर्माण होता है, फाउंडेशन सीड से सर्टिफिकेट सीड का निर्माण होता है, सर्टिफिकेट सीड से रजिस्टर्ड सीड का निर्माण होता है। ऐसी पूछी जाती है कि फाउंडेशन सीड की प्रोजनी कौन सी हो जाएगी, वह ब्रीडर सीड हो जाएगी, और फिर सर्टिफाइड सीड की प्रोजनी फाउंडेशन सीड हो जाएगी, और रजिस्टर्ड सीड की प्रोजनी का सर्टिफाइड सीड हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको याद भी कर सकते हैं, BFCR करके, BFCR करके भी याद कर सकते हैं। ब्रीडर सीड हो जाएगा या न्यूक्लियस सीड, फिर हो जाएगा हमारा फाउंडेशन सीड, फिर हो जाएगा हमारा सर्टिफाइड सीड, फिर हो जाएगा हमारा रजिस्टर सीड। किसानों को कौन सा दिया जाता है, सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दलहनी फसल की वातावरणीय नाइट्रोजन आसानी से स्थिर नहीं करती है, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि ऐसी दलहनी कौन सी फसल है जो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। तो राजमा क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, क्योंकि इनकी जड़ों में जड़ ग्रंथियां नहीं पाई जाती, जिससे कि बैक्टीरिया डेवलप नहीं करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगर अगर केवल 3 सिंचाई संभव हो तो गेहूं में क्रिटिकल स्टेज पर कौन सी सिंचाई करेंगे, यानी कि अगर अगर आपके पास सिर्फ 3 ही सिंचाई का पानी उपलब्ध है तो हम किन किन स्टेजों पे सिंचाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, CRI स्टेज पे करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ग्राउंड रूट इनिशिएशन पे करते हैं, फिर फ्लावरिंग स्टेज पे कर देंगे, फिर दाना बनते समय करेंगे। यानी कि ग्राउंड रूट इनिशिएशन फूल खिलते समय, और दूधा बनते समय या दाना बनते समय करेंगे, डॉग स्टेज, अगर आपके पास 3 ही सिंचाई उपलब्ध है। फिर पूछा गया माइक्रोराइजा किस फसल में पाया जाता है। तो माइक्रोराइजा क्या पूछा गया, माइक्रोराइजा किस फल वृक्ष में पाया जाता है, तो ये लीची में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर इनका पूछा गया है क्या, माइक्रोराइजा किस फल वृक्ष में पाया जाता है, तो इसका आंसर तो लीची हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है माइक्रोराइजा पाया जाता है, तो ये दिया गया है 0.28 से 1.10, यानी कि 0.20 से 1.10, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया को अमोनिया को नाइट्राइड व क्या दिया गया, नाइट्राइड व नाइट्राइट को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 83 में, अमोनिया को नाइट्राइड व नाइट्राइड अमोनिया को नाइट्राइड व नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने वाले क्रमशः जीव समूह हैं। अच्छा, पूछा गया है कि अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने वाले व नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने वाले जीव समूह कौन से हैं। तो इसमें हमारा नाइट्रोमोनास हो जाएगा, नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या करते हैं, क्या दिया गया, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं, नाइट्रोसोमोनास होता है वो अमोनिया को नाइट्राइड में बदलता है, और नाइट्राइड को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता है। तो हमारा ए आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्व तो परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी, क्या दिया गया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही, PDF बनने में प्रॉब्लम हो गई। पूछा गया है निम्न में कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी होता है। तो सोडियम हो जाएगा, जैसे चुकंदर की क्रॉप के लिए सोडियम उपयोगी होता है, लेकिन ये क्या है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट तो नहीं है, लेकिन ये क्या, सोडियम की क्रॉप, ये सोडियम है, ये चुकंदर की क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न नेमेटोडस में कौन सा रूट नॉट उत्पन्न करता है। जो रूट नॉट बीमारी होती है, रूट नॉट जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है नेमेटोड के द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नेमेटोड है जो क्या करता है,
रूट नॉट बीमारी को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेलाइडोगाइनी स्पीसीज। मेलाइडोगाइनी स्पीसीज क्या करता है, रूट नॉट नेमाटोड क्रिएट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस का सबसे ज़्यादा प्रयोग कब और किस समय किया जाता है, प्रभावी प्रयोग होता है। तो ये कब होता है, बुवाई के समय हम क्या करते हैं, कूड़ में देते हैं फास्फोरस को। फास्फोरस और पोटास को क्या देते हैं, बुवाई के समय कूड़ में देते हैं फसलों में। नाइट्रोजन को क्या देते हैं, नाइट्रोजन की जो 50% मात्रा होती है वो हम एट दी कब देते हैं, बेसल डोज के हिसाब से देते हैं। वो 50% बचा हुआ कब देते हैं, फोलियर स्प्रे में देते हैं। तो ये फास्फोरस और पोटास कब देते हैं, बुवाई के समय कूड़ में दिया जाता है। आगे दिया गया, गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। तो गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में कौन सा तत्व मृदा मृदा में वातावरण के द्वारा पहुंचता है। तो वातावरण के द्वारा कौन सा पहुंचता है, नाइट्रोजन पहुंचता है, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेस करते हैं बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन दिया गया, मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है। जो न्यूनतम यानी कि कम से कम अवधि में जो तैयार हो सके वो कौन सी है, वो हमारा आंसर हो जाएगा असौजी। असौजी किस्म है जो कब सबसे कम समय में पककर तैयार हो जाती है मटर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलू के झुलसा रोग के लिए रासायनिक नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं। यानी कि आलू में अगर ब्लाइट डिजीज लगा हुआ, चाहे लेट ब्लाइट हो चाहे अर्ली ब्लाइट हो, अगर ये डिजीज लगे हैं तो हम किस रसायन का, किस फंजीसाइड का यूज करेंगे इनके कंट्रोल के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम डाइथेन M45 का छिड़काव करते हैं। ब्लाइट के लिए क्या करते हैं, डाइथेन M45 फंजीसाइड का छिड़काव करते हैं, अर्ली ब्लाइट हो चाहे लेट ब्लाइट हो। फिर पूछा गया एसेप्सिस क्या है। पूछा गया एसेप्सिस क्या है। एसेप्सिस क्या होता है, फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकार अनुसार श्रेणीबद्ध करना। एसेप्सिस क्या होता है, हम फलों की या सब्जियों की सफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं उनको आकार के हिसाब से उनको क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं एसेप्सिस। फिर दिया गया, कटे हुए सेव के भूरे होने का कारण क्या है। जो कटा हुआ सेव होता है वो भूरा पड़ जाता है, तो वो एंजाइम की वजह से पड़ जाता है भूरा। फिर दिया गया, रिफ्रैक्टोमीटर से जांच होती है। तो रिफ्रैक्टोमीटर से हम किसकी जांच करते हैं, TSS की जांच करते हैं, टोटल सॉलिड शुगर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, श्वास। सॉस दिया गया है, टमाटर से बनता है। सॉस किसके परिरक्षित किया जाता है, यानी कि किससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं किसको, सॉस को। तो सॉस किससे करते हैं, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड से करते हैं, सॉस को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेटिव फॉर सॉस, सॉस किससे बनता है, सॉस टमाटर से बनता है, तो क्या यूज़ करते हैं, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड करते हैं किसमें, कलर वाले फ्रूटों में। और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं किसमें, जो कलरलेस फ्रूट होते हैं, प्रिजर्व करने के लिए। ये दो पदार्थ होते हैं, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, जिसको हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन में। अगला दिया गया, CFTRI सिचुएटेड एट। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है मैसूर, कर्नाटक में है। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। ये क्या है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है। फिर पूछा गया रिटार्ड। रिटार्ड पूछा गया, रिटार्ड किसके लिए आवश्यक है। तो रिटार्ड किसके लिए आवश्यक है, रिटार्ड में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 95 में रिटार्ड पूछा गया है। 95 में नहीं, 96 में क्या पूछेगा, रिटार्ड। तो रिटार्ड किससे रिलेटेड है, श्वास की है। जब श्वास की हम क्या करते हैं, बोटलिंग करते हैं ना, बोतल में करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टेलाइज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिटार्ड बोलते हैं। फिर दिया गया है, फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लीचिंग किस तापक्रम पर करते हैं। चाहे ब्लीचिंग हो या स्टेलाइजेशन हो, इन दोनों क्रियाओं में हम क्या करते हैं, फल हो या वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, इनको क्या करते हैं, हम गर्म पानी में इनको स्टेलाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग बोलते हैं। और फ्रूटों में करते हैं उनको बोलते हैं हम स्टेलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम डिब्बाबंदी करते हैं, तो डिब्बाबंदी करते समय हम क्या करते हैं, उनको गर्म करते हैं। तो किस टेम्परेचर पर हम उसको गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, चाहे फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, स्टेलाइजेशन हो या फिर ब्लीचिंग हो। इसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र तल पर जेली तैयार करने का तापमान, यानी कि समुद्र तल पर जेली तैयार करने का तापमान कितना होता है। तो हम क्या करते हैं, समुद्र तल पर टेम्परेचर को क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, कितना, 5.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रखते हैं इसमें। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी वाला सही। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगला दिया गया है, गन्ने में कवक द्वारा फैलने वाले रेड रोट नामक बीमारी का कारण बताओ क्या है। तो गन्ने में जो रेड रोट बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है।
तो वैसे तो गन्ने में रेड रोड बीमारी फंगस के द्वारा होती है, लेकिन पूछा गया कि कारण बताओ, तो कारण हो जाएगा गन्ने के बीज के द्वारा। सी आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गन्ने का जो रेड रोड बीमारी होती है वो कैसी होती है, वो सीड बॉर्न डिजीज होता है, और ये किसके द्वारा होता है, कोलेक्टोट्राइका क्या होता है ये, कोलेक्टो फलकाटम करके एक फंगस होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। कोलेक्टोट्राइकम फलकाटम की वजह से होता है ये, कोलेक्टोट्राइकम जो फंगस होता है उसकी वजह से ये डिजीज होता है, और ये फंगल डिजीज है। अगला दिया गया, गेहूं में करनालवंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन है। अगर गेहूं में करनालवंट डिजीज लग गया, जो कि किससे लगता है, करनालवंट किससे लगता है, निबोसिया इंडिका के द्वारा लगता है। निबोसिया इंडिका कंफर्म डाउट है, अस्टिलागोनुक्लियोटाइड भी हो सकता है, कंफर्म डाउट है इसमें। तो इसके हम नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, जो करनालवंट डिजीज लग जाता है तो इसके नियंत्रण के लिए हम किसका स्प्रे करते हैं, करते हैं बीटावैक्स का। बीटावैक्स का यूज करते हैं करनालवंट की डिजीज के कंट्रोल के लिए। मूंगफली का जन्म स्थान ब्राजील होता है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला दिया गया है हमारा क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस उर्वरक के साथ जिंक सल्फेट मिलाने पर जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है। तो पोटास वाले उर्वरक होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं उनमें पोटास वाले उर्वरकों में जिंक मिला देते हैं तो इनकी उपलब्धता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नहीं, पोटास वाले नहीं होते, सॉरी मिस्टेक हो गई, फास्फोरस होते हैं। फास्फोरस में अगर हम क्या मिलाएंगे, जिंक सल्फेट, फास्फोरस वाले उर्वरकों में अगर हम जिंक सल्फेट मिला देंगे तो क्या होता है, फास्फोरस जिंक सल्फेट की उपलब्धता होती है कम हो जाती है, कम पौधे इसको एब्जॉर्व कर पाते हैं। फल मक्खी का संबंध किससे है, तो फल मक्खी की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, टेफ्रिटिडी होती है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी वाला सही। अगला दिया गया, संसद में कीटनाशी संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो सीड एक्ट था वो पार्लियामेंट में किस वर्ष पारित किया गया था, वो किया गया था 1968 में, 1968 में, यानी कि बी सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। दिया गया, टिड्डा अपने अंडे कहाँ पर देता है। जो ग्रास हॉपर होता है, लोकस्ट होता है, सॉरी लोकस्ट होता है, वो अंडे कहाँ देता है, वो मिट्टी में देता है अंडे। ओविपोजिटर के द्वारा ये गड्ढा कर लेता है और मिट्टी में अंडे देता है टिड्डा, जिसे हम लोकस्ट बोलते हैं, लोकस्ट माइग्रो हो गया। अगला दिया गया है ईडीबी, क्या दिया गया, ईडीबी का प्रति कुंटल अनाज की प्रधुमन दर है। ईडीबी होता है, ये क्या होता है, फ्यूमिगेशन, इसको हम यूज करते हैं फ्यूमिगेशन के रूप में, किसके लिए, इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए। तो इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 3 मिलीग्राम होती है। ईबीडी की मात्रा कितनी होती है, 3 मिलीग्राम होती है। स्टोरेज में इसको हम यूज करते हैं। अगला दिया गया है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किस कीटों के प्रकोप से हॉपर बर्न होता है, यानी कि हॉपर बर्न होता है जो, वो किस किस कीट के प्रकोप से होता है। तो हॉपर बर्न किससे होता है, हॉपर बर्न में हमारा आंसर हो जाएगा, हॉपर बर्न कंडीशन होती है, एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया, ग्रास हॉपर दिया गया है, हॉपर बर्न की कंडीशन में ग्रास हॉपर दिया गया है। फिर हमारा क्या दिया है हॉपर बर्न में, फिर हमारा दिया गया भूरा फुदका, यानी कि ब्राउन ब्राउन प्लांट हॉपर दिया गया है। फिर इसके बाद में हमारा इसका जो दिया गया है वो कौन सा है, वो दिया गया है शुगर कैन लीफ हॉपर दिया गया है, शुगर कैन लीफ हॉपर के द्वारा दिया गया है। फिर इसके बाद दिया गया ग्रीन लीफ हॉपर दिया गया है। तो इसमें हम एक मिनट देख लेते हैं फिर से क्या क्या दिया गया है इसमें। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा पायरेला परपुसिल्ला। हॉपर वन कौन क्रिएट करता है, पायरेला परपुसिल्ला। इसमें मुझे कंफर्म डाउट सा लग रहा है क्वेश्चन में, कोई नहीं, आगे देख लेंगे हम इसको चल के किसी दूसरे वीडियो में। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस कीटनाशी का सबसे अधिक सुरक्षित है, यानी कि पूछ रहे हैं ये निम्नलिखित में कौन सा कीटनाशी सबसे अधिक कौन सा है सुरक्षित है, तो कौन सा है, कार्बाइल सबसे अधिक सुरक्षित है। इसका क्या होता है, इसका सॉइल में कम रिड्यूस रह जाता है, जिससे कि ये ज़्यादा सॉइल को इन्फेक्टेड नहीं करता। भारत का प्रथम प्रथम संरक्षण सलाहकार कौन थे, यानी कि फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर पूछे गए तो एच एस परूथी थे, हेमसिंह परूथी। अगला क्वेश्चन दिया है, श्वेत गिडर किस फसल, जो वाइट ग्रब होता है वो किस फसल का कीट है, वो मूंगफली का होता है, एलोट्राकिया कॉन्सनग्रेना। और ये मिट्टी में अंडे देता है 5 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर डीप सॉइल में। फिर पूछा गया कीट एकीकरण प्रबंध से तात्पर्य, यानी जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है रिफर्स टू, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, चलिए पढ़ लेते हैं, एक बार दिया गया थोड़ा इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट इज़ द यूज ऑफ जीरो पेस्टिसाइड, हाँ ये भी हो सकता है जीरो पेस्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड का यूज ना करें तब भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा।
जीरो टिलेज का यूज़ करने से भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। यूज ऑफ जीरो फर्टिलाइजर, तो ये तीनों दिए गए हैं इसमें से, यानी कि मतलब हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन बी वन की कमी से होता है वो वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन ए की वजह से रतौंधी होता है, पेलाग्रा होता है वो विटामिन डी की वजह से होता है। फिर दिया गया है हमारा स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जो पादप रोग जनक यानी कि प्लांट पैथोजन होते हैं, तो उनका जो क्या पूछा गया डिसेमिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें दिया गया है हवा, पानी, मृदा, कीट, इन चारों के द्वारा ही होता है इनका क्या प्लांट प्रोटेक्शन, जो प्लांट पैथोजन होते हैं उनका क्या स्प्रेड होते हैं इन चारों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, आम के विकृत रोग एक कारण है, यानी कि आम का क्या पूछा गया, वन ऑफ द फैक्टर कॉजिंग मैंगो मॉल फॉर्मेशन, यानी कि जो मैंगो मॉल फॉर्मेशन होता है वो आम में मैंगो मॉल फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, ये पूछना चाहते हैं ये। तो इस वहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वायरस की वजह से, यानी कि विषाणु की वजह से आम में क्या होता है मैंगो मॉल फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धान के पौधे में जिंक की कमी से होने वाला रोग, यानी कि धान के पौधे में जिंक की कमी से कौन सा खैरा रोग होता है, और इसकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी डॉक्टर बाई एल नैने ने, पंतनगर यूनिवर्सिटी में 1966 में डॉक्टर बाई एल नैने ने खोज की थी किसकी, खैरा डिजीज की, जो कि जिंक डिफिशियंसी से होता है। डॉक्टर बाई एल नैने, डॉक्टर बाई एल नैने ने किसकी खोज की थी, खैरा डिजीज की। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर किसको कहते हैं, जब हम क्या करते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हैं ओलेरीकल्चर। और पिसीकल्चर में हम क्या करते हैं, शहतूश की खेती को पिसीकल्चर कहते हैं। और फिर दिया गया अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर में क्या होता है, कन्फर्म डाउट है, भूल रहा हूँ मैं इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, आम के फल जो बाढ़ पर जिसकी ऊपरी सतह पर नीले रंग धब्बे हो जाते हैं, बाद में गहरे भूरे काले रंग में बदल जाते हैं, ये क्या होता है, ये मैंगो क्या होता है, ये मैंगो में एक होता है ब्लैक टिप डिजीज, जो किसकी वजह से होता है, भट्टी से जो गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन गैसों की वजह से क्या होता है, आम में कोयलिया रोग हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। जब आम को हम काट के देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं उसमें धब्बे से पड़ जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, तो उन्हें हम बोलते हैं कोयलिया रोग। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको थोड़ा कम जूम कर लेते हैं जिससे कि पूरा क्वेश्चन दिखाई दे सके। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लीची में खाए जाने वाला बाग कौन सा होता है, मासल एरल होता है, तो डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया, लिंग के आधार पर आम में किसी जोड़े क्या दिया गया, किसी जोड़े के फल होते हैं। अरे ये पूछा गया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स टाइप फ्लावर सेट इन मैंगो, और यानी कि पूछ रहा है कि मैंगो होता है, मैंगो में जो फ्लावर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, सेक्स टाइप पूछा गया है। तो मैंगो में कैसे होते हैं, मेल और हर्माफोडाइट होते हैं, मेल और हर्माफोडाइट होते हैं, यानी कि बी आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पनामा सूखा रोग है, तो पनामा सूखा रोग किसका है? केले का है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।